Good morning, everyone. Good morning, sir. In last class, we have discussed various forms of equation of circles, और हमने ये भी बोला कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें अगर सेंटर एंड रेडियस मिल जाए तो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज हमें टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी आर रिक्वायर्ड थ्री इंफॉर्मेशंस सो दैट वी कैन फाइंड जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0. ये जो सर्कल है जनरल सर्कल, इसमें सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ, रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एक्स इंटरसेप्ट 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का 1 होना कंपलसरी है. अगर 1 नहीं है तो पहले अपन 1 बना लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. अगर अपन एक दो इसी फॉर्म पे बेसिक क्वेश्चंस लिखें. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through 2, 3 and minus 1, 1, whose center lies on line x minus 3y equals to 11. करो ट्राई. थर्ड इक्वेशन बताओ क्या बनाए. फर्स्ट 2 पॉइंट से तो पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करा दिया. सेंटर लाइज ऑन x minus 3y equals to 11. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस सर्कल इज माइनस जी माइनस एफ. तो माइनस जी माइनस एफ को पास कराएंगे, इस लाइन पे पुट करेंगे तो दिस बिकम्स माइनस जी प्लस 3f इक्वल्स टू 11. ठीक है. नाउ थ्री इक्वेशन, थ्री वेरिएबल्स, वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ जीएफसी. तो उसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस लिया तो दिस बिकम्स
इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये हो जाएगा 22f इज इक्वल टू 55। तो f की वैल्यू आ रही है 5/2। f को 5/2 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 15/2 22 7/2। g की वैल्यू आ रही है -7/2 और इन सारा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो माइनस के 14 प्लस के 15 14 c की वैल्यू आ रही है -14। ठीक है, तो ये तो आगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था। मेन तो हमने क्वेश्चन है जो इन्फॉर्मेशन दी हैं उनसे हमने 3 इक्वेशंस बना ली। तो ये अब तुम्हें खुद को क्लियर होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन को सेंटर रेडियस फॉर्म में एज्यूम करना है और किस क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में एज्यूम करना है। तो इन दिस केस इन्फॉर्मेशन सिंस पॉइंट से पास करने वाली गिवन है तो हमने जनरल फॉर्म में ले लिया। अगर हमें कभी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ही बता रखे हैं तो बेटर रहेगा कि हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम विद इन 10 सेकेंड्स बता सकते हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल concentric with x square plus y square plus 4x minus 8y minus 5 equal to 0 and passing through origin। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल concentric with this circle and passing through origin। अगर हम थोड़ा सा सर्कल के इक्वेशन को डिटेल में समझ लें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो ये आंसर समझ आया क्या? बिकॉज क्वेश्चन ने कंसेंट्रिक बोला हुआ है तो सेंटर तो सेम ही है। सेंटर सेम का मतलब जी और एफ की वैल्यूज दोनों सर्कल के लिए सेम रहेंगी और चेंज क्या होगा फिर? ओनली सी चेंज होगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए जी और एफ सेम है, ओनली सी चेंज होगा। सी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये सर्कल 0,0 से पास कर रहा है तो सी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमने सारा वेरिएबल पार्ट तो एज इट इज कॉपी कर दिया और कांस्टेंट सी जो है जब 0,0 से पास कराया सर्कल को तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। गेट दिस? तो अभी तक अपन ने जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके हेल्प से सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन अपन करते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 अबाउट लाइन। अब इसका सेंटर कितना है? 2,4। तो लाइन ले ली 3x प्लस 4y बताओ फाइनल आंसर पूरी कैलकुलेशन करके।
तो यहाँ पे मेथड समझ आ रहा है कि कोई भी एक सर्कल गिवन है, कोई भी एक लाइन गिवन है, और इस सर्कल का हमें इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो ये वाला जो डॉट वाला सर्कल है ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए मेथड क्या होगा कि जो सर्कल का सेंटर है, लेट्स से सी, हम इस सेंटर का रिफ्लेक्शन ले लेंगे सी डैश। जो इस सर्कल की रेडियस है वो सेम रेडियस रिफ्लेक्टेड सर्कल की हो जाएगी। तो ओनली हमें सेंटर का ही रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, रेडियस को एज इट इज यूज कर लेंगे। तो सी पॉइंट इज 2,4, रिफ्लेक्शन ऑफ सी अबाउट लाइन फाइंड करने के लिए जो हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया है, x-2/3 इज इक्वल टू y-4/4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 6 + 16 + 3/3 9 + 16। तो ये वाला नंबर -2 आ रहा है। तो x की वैल्यू 2 - 6 यानी कि -4 आ गई, y की वैल्यू 4 - 8 -2 आ गई, और रेडियस जो सर्कल की है ये है √g² + f² - c यूनिट। ठीक है, तो एक सर्कल का किसी भी एक लाइन, अच्छा यहाँ मैटर नहीं करेगा कि वेदर दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल और नॉट। अगर क्वेश्चन का डायग्राम ये भी होता कि ये लाइन मिरर लाइन है और हमें क्वेश्चन ने रिफ्लेक्टेड सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने को बोला होता, तो रिफ्लेक्टेड सर्कल इस तरह से बन जाता। तो भी हम मेथड में ये लेते कि पॉइंट सी का रिफ्लेक्शन सी डैश फाइंड कर लेंगे और सेम मेथड से आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, अगर जैसे मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया कि ये लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये चेक करने का मेथड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? इस तरह का सिचुएशन है कि हमें एक लाइन गिवन है और एक मतलब इक्वेशन गिवन है लाइन की, L = 0, सर्कल की इक्वेशन गिवन है S = 0, और हमें चेक करना है कि ये जो लाइन है ये सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ लाई कर रही है। आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया, एक बार तुम लोग कंफर्म करो। यस सर, ये किया था। तो नोट कर लिया था क्या अपन ने इसका थ्योरी वाला पॉइंट, या शायद अपन ने ओनली डिस्कस ही किया था, नोट नहीं किया था? एक बार नोट्स देखो और बताओ। सर डिस्कस किया था बस। ओके, line and circle, line is given L = 0, circle is given S = 0। तो यहाँ पे ये जो 3 सिचुएशंस हैं इनमें हम जो भी लाइन गिवन है उस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे सेंटर से। इसको हमने P एज्यूम कर लिया, एंड रेडियस ऑफ सर्कल BR। तो फर्स्ट सिचुएशन कि इफ P is less than R, सेकंड P is equal to R, एंड थर्ड P is greater than R। तो
फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, सीकेंट, टेंजेंट या फिर आउटसाइड? इफ P is less than R then line is secant या फिर टेंजेंट या फिर line is passing through outside of the circle. secant, यहाँ सीकेंट आ जाएगा, सेकंड केस में टेंजेंट आ जाएगा एंड थर्ड केस में लाइन लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऑलरेडी मेथड इसका ये बताया था हमने, बट अपन को मेथड 1 ही यूज करना है कि P और R को कंपेयर करना है। P क्या है, P लाइन पे सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है और R सर्कल का रेडियस है। तो P लेस देन R या ग्रेटर देन R, ये डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगा कि कौन से केस में कौन सी लाइन बनेगी और वो अपन यूज कर लेंगे। बट ऑल्टरनेट मेथड क्या था कि make a quadratic equation using line and circle। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन इन x भी बना सकते हैं, इन y भी बना सकते हैं। और वो जो क्वाड्रेटिक है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तो ये सेम आंसर हो जाएंगे। देन लाइन इज सीकेंट या कॉर्ड, इन दिस केस लाइन इज टेंजेंट एंड इन दिस केस लाइन लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो डी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि दैट इक्वेशन विल हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मीनिंग कि जो लाइन है वो सर्कल को टू रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो इसका मतलब कि लाइन सर्कल के सीकेंट बन जाएगी। टेंजेंट है तो रियल एंड इक्वल रूट्स वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ गए, तो लाइन टेंजेंट बन जाएगी। और अगर लाइन बाहर से पास कर रही है, दैट मीन्स द लाइन एंड द सर्कल हैज नो रियल इंटरसेक्शन पॉइंट, तो लाइन कंप्लीटली बाहर लाई कर जाएगी। बताओ चेक करके। तो center in this case is -4, -2. Radius is 16 plus 4, 20, 20 plus 11, 31 का स्क्वायर रूट। एंड P -4 -2 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो दिस बिकम्स -8 -6 -4 अपॉन 4 + 9। अब तुम्हें बताना है कि 18/√13 दैट इज P, वो लेस देन R है या ग्रेटर देन R है या क्या है? बोलो।
in numbers के according whether p is less than r or greater than r. (18/√13) और √31 इन दोनों नंबर्स में से विच नंबर इज ग्रेटर, तो उसके लिए अपन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, और 31 इंटू 13, 31 इंटू 10 310 हो गया। थर्ड इनफैक्ट ये नंबर तो 390 से भी बड़ा होगा। समझ आ रहा है? प्रॉपर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली दिस वाज p, दिस वाज r, तो p इज लेस देन r आ रहा है। तो आंसर जो है वो सीकेंट आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करना भी समझ आ गया। जब भी इर्रेशनल नंबर्स हैं तो हमें अप्रोक्सीमेट नहीं करना है इर्रेशनल नंबर की वैल्यू को, हमें स्क्वायरिंग करके ही कंपेयर कर लेना है सीधे। तो हमने वहां पे 18/√13 था और इसको 31 से कंपेयर करना था, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया √31 से और स्क्वायरिंग कर ली। ये नंबर हमने कहा कि 324 आ रहा है, और ये नंबर अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन भी करें तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 310 और 39, तो ये नंबर 403 आ रहा है। और इसमें हमने बोला कि ये नंबर p था और ये नंबर राइट साइड में r था, तो p लेस देन r, दैट इज सीकेंट। अच्छा, अगर सीकेंट है तो उसकी लेंथ, अगर अपन एक क्वेश्चन देखें चलो कोई भी रैंडम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिक्सटीन के प्लेस पे 36 लिख लेते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल। प्रॉपर डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये है कि एक सर्कल है और एक कॉर्ड है। क्वेश्चन ने भी खुद ने ही मेंशन कर दिया कि दिस लाइन इज कॉर्ड। अगर क्वेश्चन इसको थोड़ा और पूछता तो ऐसे ही बोल सकता था कि पहले चेक करो इस लाइन की पोजीशन, एंड इफ दिस लाइन इज कॉर्ड देन फाइंड लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड। बट अभी क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है तो अपन को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर्कल का सेंटर इज 0,0, रेडियस इज 6, एंड दिस लाइन इज x + y = 5। हमें जो कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है उसके लिए हमने कल मेथड डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। इफ दीज पॉइंट्स आर a and b and mid point is m, then m is also foot of perpendicular from center. तो पहले तो cm लेंथ फाइंड कर लेंगे। cm लेंथ कितना, सर्कल के सेंटर दैट इज 0,0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 5/√2, and am square is equal to ac square minus cm square. AC is radius, ठीक है। तो दिस बिकम्स 72 - 25 हो गया 47।
तो सर्कल पे कोई भी कॉर्ड की लेंथ हम ऑलवेज इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर कॉर्ड का कोई किसी क्वेश्चन में कॉर्ड का मिड पॉइंट पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन में लिख लेते हैं, चलो ऑल्सो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, और वो हम इस वाले मेथड से फाइंड कर लेंगे। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन माइनस प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर कॉर्ड की लेंथ चाहिए या कॉर्ड का मिड पॉइंट चाहिए, हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जस्ट अभी मेरे माइंड में आया कि ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि कोई भी टू सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो एक बार सोचो क्या होगा, मेथड क्या करेंगे। हमें s1 इक्वल टू 0 गिवन है, s2 इक्वल टू 0 गिवन है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड minimum and maximum distances between these two circles. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे, उस लाइन को जिसके अलोंग मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस होंगी, ऑलवेज सेंटर से पास करा देंगे। अब मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो डायग्राम देख के समझ आ रहा होगा कि डी मिनिमम इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस एंड डी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए एफ डिस्टेंस, ठीक है। अब सी डी डिस्टेंस और ए एफ डिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है, ये सोच लो। सी डी डिस्टेंस एंड ए एफ डिस्टेंसेस को फाइंड करने का मेथड, कंसेप्ट तो ये था कि जब भी, क्योंकि हमने इससे पहले इस टाइप के कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए, एक सर्कल गिवन था और एक पॉइंट गिवन था। तो हमने सर्कल के सेंटर से और उस पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग डी मिनिमम डी मैक्सिमम की बात कर ली। एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो भी इस लाइन की डी मिनिमम सर्कल के सेंटर से जो पास कर रहा है लाइन उसी के अलोंग होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये डी मिनिमम हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस डी मैक्सिमम हो जाएगी। अब दो सर्कल्स की अपन बात कर रहे हैं तो भी सेम, इन दोनों के सेंटर से पास करने लाइन के अलोंग होगा। सी डी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम, सिंस अपन को सर्कल का सेंटर और रेडियस तो पता ही होगा, तो बी और ई के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो बीई डिस्टेंस आ जाएगी। बीई डिस्टेंस माइनस r1 माइनस r2 will be equal to CD distance, and BE distance plus R1 plus R2 will be equal to AF distance, ठीक है। तो इस मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं ऐसा करता हूँ, एक प्रॉपर क्वेश्चन तुम्हें लिख देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके आंसर बताना। If P and Q are two variable points on circles x square plus y square minus 8x plus 4y plus 11 equal to 0, and x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 equal to 0 respectively. Find minimum and maximum values of PQ. PQ is a distance and we have to find minimum and maximum values of PQ.
तो देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि पी और क्यू सिंस इन दोनों सर्कल्स पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों सर्कल्स के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। तो बताना आंसर क्या आ रहा है। सभी लोग सॉल्व करो और कैलकुलेशन करो कंप्लीट। फर्स्ट सर्कल का सेंटर इज 4, -2, C2 पे 1, 2, रेडियस आ रहा है G स्क्वायर 16 + 20 -11 9 यानी कि 3, एंड R2 आ रहा है 1 + 4 5 5 - 4 1। अच्छा, हमने जैसे सर्कल्स अभी ये जो लिखा है इस इंफॉर्मेशन से एक बार अपन C1 C2 डिस्टेंस भी फाइंड कर लें। तो C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 3 9 + 4 6 5 आ रहा है। तो अभी जो लिखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग तुम लोग बता सकते हो कि सर्कल्स की जो पोजीशन है वो सेपरेटेड फॉर्म में है, या ये सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या फिर ये सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कौन सी पोजीशन है सर्कल्स की? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। Option A. ऑप्शन क्या बोला गया, वापस से बोलो। A. ए। और ये चेक कैसे किया कि हमने सेंटर C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेक किया कि ये रेडियस R1 डिस्टेंस जो होगा इस डायग्राम में ओनली इतना ही है और R2 डिस्टेंस इतना ही है, तो R1 + R2 से ग्रेटर है। इन दिस केस C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2, in this case less than R1 plus R in this case R1 plus R2, C1 C2 is equal to R1 plus R2, in this case C1 C2 is less than R1 plus R2। तो हमने इस तरह से चेक कर लिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हमने ये चेक करना इस क्वेश्चन में जरूरी क्यों है, बिकॉज अगर मान लो क्वेश्चन के जो गिवन सर्कल्स हैं वो अगर इस वाली फॉर्म के होते, यानी कि दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते, तो P और Q पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस का आंसर 0 हो जाता। समझ आ रहा है क्या? इन दोनों सर्कल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाता है जब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते। तो मैंने जो कहा था कि सर्कल्स की मिन और मैक्स डिस्टेंस सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लाई करेगी, वो ओनली इस वाले सिचुएशन में, इसमें भी है बट इस वाले केस में नहीं है, क्योंकि अगर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हैं तो फिर मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस तो अभी भी वही होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा होता कंप्लीटली, फर्स्ट सर्कल का सेंटर ये है, सेकंड का सेंटर ये है, तो भी मिन और मैक्स डिस्टेंस सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लाई करेगी। मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी और मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक है, नहीं ये नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो ये हो जाएगी। बट अगेन सिंस अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला कि जो सर्कल्स हैं वो फर्स्ट जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है इस वाली फॉर्म के सर्कल्स हैं, तो डी मिनिमम या पी क्यू मिनिमम
is C1 C2 minus R1 minus R2 and PQ maximum is C1 C2 plus R1 plus R2. तो ये हो गया 5 minus 1 minus 5 minus 3 minus 1 और ये 5 plus 3 plus 1. तो PQ मिनिमम तो हमने बोला है MN एंड PQ मैक्सिमम हमने बोला है AB डायग्राम के अकॉर्डिंग. करो सॉल्व, बताओ आंसर. A, C और M में क्या रिलेशन आ रहा है? If this line is tangent to the circle. देखो कंप्लीट सॉल्यूशन समझ आ गया. जो सर्कल गिवन है वो स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस A है और टेंजेंट बनाने की कंडीशन हमने जो अभी नोट की थी कि P इज इक्वल टू R. P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन. तो 0,0 से y इक्वल टू mx प्लस c जो लाइन है इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसकी लेंथ मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उससे फाइंड कर ली. दैट इज इक्वल टू इन दिस केस c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड. टेंजेंसी के लिए p इक्वल टू r कंडीशन अप्लाई कर दी और स्क्वायरिंग कर ली रूट हटाने के लिए. ठीक है. और इसी तरह से अगर अपन को कोई सा भी अभी तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ACM क्वेश्चन लिखा है, अगर मान लो ये बोला होता कि फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन 3x plus 4y equal to k is tangent of the circle. X square plus y square minus 4x plus 8y minus 11 equal to 0 और plus 11 equal to 0. इसका आंसर क्या है?
सभी लोग कैलकुलेशन करो। फर्स्ट स्टेप की ये होना समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मैथमेटिकली करना क्या है। कि सर्कल का सेंटर लिखेंगे, दैट इज 2, -4। रेडियस लिखेंगे, तो ये आ गया 4 + 16 20 -11 9, 9 का रूट 3। ठीक है। और सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को इक्वल टू रेडियस कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन दिस केस इज 6 -16 - k अपॉन √9 + 16। किसी ने के का आंसर फाइंड किया क्या? तो के 2 आंसर्स आ रहे हैं, 5 एंड -25। जब ज्योमेट्रिकली ये समझा सकते हो कि ये 2 आंसर्स क्यों आ रहे हैं। एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स तो फिक्स कर रखे हैं, ओनली के वेरिएबल है। इफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर फिक्स्ड, दैट मींस स्लोप ऑफ द लाइन इज फिक्स्ड। तो इस लाइन में हम अब के की वैल्यूज को अगर चेंज करेंगे तो दो टेंजेंट, अगर स्लोप फिक्स है तो मान लो एक लाइन ये बन रही है, तो सेकंड लाइन ये बन जाएगी। और अगर क्वेश्चन इसमें ये पूछता कि ये जो दो लाइंस आ रही हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम डायरेक्टली 6 बोल सकते हैं बिना पेन चलाए। समझ आ रहा है क्या? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। जब भी दोनों टेंजेंट्स पैरेलल टेंजेंट्स होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस रेडियस का डबल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी के लिए इक्वेशन में भी एक बार रुको, वेट करो, मैं लिखता हूँ। नहीं पता नहीं कहाँ गया वो क्वेश्चन। चलो अभी जितने अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर वो क्वेश्चन मिलेगा तो मैं वापस कराऊंगा। अभी हमने जो डिस्कस किया कि अगर हमें कोई सी भी एक लाइन गिवन है और उस लाइन का हमें सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है, तो हम पी और आर को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। अब कोई भी एक सर्कल गिवन है और हमें उसकी टेंजेंट जो है, मतलब ये बोल रखा है कि सर्कल की इक्वेशन पता है और ये वाला जैसे एक सर्कल पता है और एक पॉइंट पता है सर्कल पे, और हमें इसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो हमें ये इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है? तो उसके लिए बेसिक मेथड तो ये है कि हम जो भी सर्कल की टेंजेंट होती है
उसके परपेंडिकुलर, किसी भी कर्व की टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन जो है वो नॉर्मल होती है। और सर्कल के केस में ये तुम्हें डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि दिस लाइन विल डेफिनेटली पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है और सर्कल की इक्वेशन पता है। सर्कल की इक्वेशन पता है तो सर्कल का सेंटर भी पता है। तो सर्कल के सेंटर और पी पॉइंट की हेल्प से पीसी लाइन का स्लोप आ जाएगा। पीसी लाइन का स्लोप आ गया तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m1 करके आ जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है यही स्लोप टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। अब हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया और इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन पीसी x माइनस x1 आ जाएगा, वेयर पॉइंट p इज x1 y1। ठीक है, अब ये जो फॉर्म बनता है, ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये जो हमने डिस्कस किया है, इसको हमें अब डायरेक्टली याद रख लेना है कि दिस फॉर्म इज t इज इक्वल टू 0। अब ये t क्या चीज है उसके लिए अपन पहले समझ लेते हैं, फिर नोट कर लेंगे कि देखो हमने अभी तक जो नोटेशन की बात की है उसमें हमने बोला लाइन के लिए तो हम l इक्वल टू 0 यूज करते हैं, तो सर्कल के लिए हम s इक्वल टू 0 यूज करते हैं। तो जो s वाला एक्सप्रेशन है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है, ये एक्सप्रेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन s इक्वल टू 0 है। S1 जो एक्सप्रेशन है वो हमने पावर ऑफ पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 गिवन है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, और ये ऑलवेज एक नंबर बनेगा, इसकी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। तो ये पावर ऑफ पॉइंट है S1। अब ऐसे ही एक एक्सप्रेशन है t फाइंड करने के लिए मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस कर दो। कोई इसका लॉजिक नहीं है, ये जस्ट एग्जाम में टाइम बचाने के पर्पज से अपन को याद रखना है। वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, मतलब x इंटू एक्स लिखा हुआ है तो हमने x इंटू x1 से रिप्लेस किया। y इंटू वाई लिखा हुआ है तो y इंटू y1 से रिप्लेस किया। 2x दैट इज x प्लस x लिखा हुआ है तो इसको हम x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस कर लेंगे और कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देंगे, कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अगर हम ये चेंजेस कर दें और इन चेंजेस से जो इक्वेशन बनेगी वो टी एक्सप्रेशन का, टी वाला जो हमने नाम दिया है उसका एक्सप्रेशन है। और ये इन दिस केस क्या बन जाएगा, एक्स x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c। और जो टेंजेंट की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आती है वो t इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और एक्सप्रेशन को अब आगे से ध्यान रखेंगे और उसको, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको बनाने का मेथड क्या, हमने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स x1, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई y1, 2x और 2y को रेस्पेक्टिवली x प्लस x1 और y प्लस y1 से रिप्लेस कर लेंगे, कांस्टेंट को चेंज नहीं करना है। और टेंजेंट की इक्वेशन नाउ बिकम्स t इज इक्वल टू 0। मैंने जब लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कई सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर जो है कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन चैप्टर्स में और सर्कल चैप्टर में कंसेप्ट्स बहुत काफी, मतलब यूं मान लो कि 60% पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है इन दोनों चैप्टर्स का। कैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर हमें एक पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो अगर पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव है तो आउटसाइड, पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव है तो इनसाइड, पावर ऑफ पॉइंट 0 है तो ऑन द कर्व। ये सेम चीज पैराबोला जो है उसके लिए भी वैलिड है कि पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 4x1 x इक्वल टू 0, तो ये तो कर्व का नाम s इक्वल टू 0 हो गया। y1 x1 रख देंगे तो ये s1 एक नंबर आ जाएगा। ये s1 के नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 होने के अकॉर्डिंग हम पॉइंट को इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द कर्व बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल, यानी कि ये वाला मेथड हम अगर किसी भी सेकंड डिग्री कर्व में अप्लाई कर दें तो t इक्वल टू 0 अप्लाई करने से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। और अभी हम सर्कल चैप्टर में आगे कई सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के कंसेप्ट से मैच करेंगे। और उस इसीलिए हम कि सारे चैप्टर्स एक साथ कवर हो जाएं, हम ये नोटेशंस की फॉर्म में इक्वेशंस को याद रखेंगे। तो हमने भी फर्स्ट नोटेशन यूज किया है इक्वेशन में, t इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेयर t इज गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वर्ड भी समझ आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता था कि एक सर्कल गिवन है
और एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि इस पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तो फिर हम t इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते। t इक्वल टू 0 कब लगेगा? जब हमें ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं कि दिस पॉइंट इज p x1 y1, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, तो ही हम t इक्वल टू 0 इक्वेशन का यूज करके टेंजेंट बता सकते हैं। तो एक बार हम ये चीज नोट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फर्स्ट इज पॉइंट फॉर्म, और ये पॉइंट फॉर्म का मतलब t इक्वल टू 0 से ही है। कैसे? कि इफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and point of contact is p x1 y1, then equation of tangent is x x1 plus y y1 plus g times x plus x1 plus f times y plus y1 plus c equal to 0। ठीक है, और ये हमने जो भी डिस्कस किया वो t इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम t वाला एक्सप्रेशन कैसे बनाना है वो अपन अभी लास्ट में लिख लेंगे। सेकंड, स्लोप फॉर्म, इस सर्कल की इक्वेशन तो अभी भी सेम ही है, या ऐसा करते हैं सर्कल की इक्वेशन को हम अब सेंटर रेडियस फॉर्म में ले लेते हैं, जिससे कि स्लोप फॉर्म थोड़ा सिंपल लगेगा। एक बार अगर अपन लास्ट स्लाइड पे जाएं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, कहाँ किया था बने वो क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें अपन ने ए सी और एम में रिलेशन फाइंड किया था, जिसमें सॉल्व करने के बाद सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, कहाँ गया वो क्वेश्चन? चलो, पर हमने अभी क्वेश्चन किया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो हमने सॉल्व किया था, तो आया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसका मतलब कि सी का जो वैल्यू है वो ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा। इस c की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो लाइन बिकम्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जो लाइन है, इस लाइन में m तो स्लोप है ही, तो अगर हमें एक पर्टिकुलर स्लोप की टेंजेंट चाहिए तो हम डायरेक्टली इस लाइन की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। बट दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बट अगर सर्कल जो है वो एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो टेंजेंट की इक्वेशन बिकम्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन देखो समझ आ गई होगी। एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस एक्स वन और वाई के प्लेस पे वाई माइनस वाई वन हमने रिप्लेस किया है। तो यही चीज हम अब आगे नोट कर लेंगे कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या, कि अगर सर्कल की इक्वेशन इस तरह से दे रखी है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर m गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y minus y1 is equal to m times x minus x1 plus minus r root over 1 plus m square. For standard circle,
टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। तो हम स्टैंडर्ड सर्कल की अगर ओनली याद रख लें तो सेंटर रेडियस फॉर्म में बस x की जगह x माइनस x1, y की जगह y माइनस y1 और a के प्लेस पे जो भी रेडियस है वो यूज कर लेंगे। ठीक है। थर्ड फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्कल जो है वो तो वही है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। थर्ड इक्वेशन क्या है कि अगर मान लो सर्कल ये होता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और पॉइंट पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो x1 y1 होता, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो t इक्वल टू 0 अप्लाई करने से देखो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये बन रही है। t इक्वल टू 0 अप्लाई करने से हमने कहा एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x इंटू x1 आ गया, y स्क्वायर के प्लेस पे y इंटू y1 आ गया और कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है। अब अगर ये जो पॉइंट है ये x1 y1 के प्लेस पे इसका पैरामेट्रिक फॉर्म विच इज a cos थीटा a sin थीटा है, तो x1 के प्लेस पे a cos थीटा और y1 के प्लेस पे a sin थीटा रिप्लेस करने से दिस बिकम्स x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a। दोनों साइड से एक एक कैंसिल भी हो गया, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन। अगर हमें सेंटर रेडियस फॉर्म में जाना है तो x की जगह x माइनस x1 और y के प्लेस पे y माइनस y1 रिप्लेस कर देंगे और सारा कुछ सेम, a के प्लेस पे रेडियस r आ जाएगा। तो ये हमने बोला कि स्टैंडर्ड सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म जो है वो एक्चुअली सेम ही है, बस पॉइंट फॉर्म में तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं x1, y1 टाइप्स यानी कि 2, 3 टाइप्स, और पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है। अदरवाइज बिल्कुल सेम है। वहां पे हमने t इक्वल टू 0 करके जो इक्वेशन लिखी है उसमें बस जो x1 है उसकी जगह हम पैरामेट्रिक फॉर्म के पॉइंट का कोऑर्डिनेट और y1 के प्लेस पे ये रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि इन दिस पर्टिकुलर केस x1 y1 जो लिया है वो सर्कल का सेंटर लिया है और फर्स्ट वाले केस में x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया था। एक बार हम फर्स्ट वाले केस का नोट और लिख लेते हैं। नोट क्या, टू फाइंड एक्सप्रेशन t रिप्लेस x स्क्वायर बाय x(x1) y स्क्वायर बाय y(y1) 2x x प्लस x1 2y y प्लस y1। c को चेंज नहीं करना है। अगर किसी सेकंड डिग्री इक्वेशन में 2xy का टर्म आ रहा है, सर्कल में तो नहीं आता बट हम जैसे बाद में जब डिस्कस करेंगे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला इनमें x इंटू वाई का टर्म आएगा, तो इफ x इंटू वाई का टर्म आ रहा है तो हम 2xy को xy1 प्लस yx1 से रिप्लेस कर लेंगे t का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है। सेकंड, अभी तो हमने जो डिस्कस किया वो क्या था कि पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की अगर पॉइंट गिवन है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से फाइंड कर लेंगे। इसका रिवर्स क्वेश्चन कि अब सर्कल गिवन है और टेंजेंट गिवन है और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, तो बताओ क्या करना है। इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन l इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। बोलो।
डायग्राम से समझ नहीं आएगा, सर्कल गिवन तो इसका मतलब कि सर्कल का सेंटर गिवन है। तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एनी टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द टेंजेंट। तो हमने अभी नोट किया कि अगर हमें पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो दैट इक्वेशन इज t इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो दैट इक्वेशन इज y is equal to mx plus c where c square is equal to a square m square। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड सर्कल पे टेंजेंट बिकम्स y is equal to mx plus minus a root over 1 plus m square। और सेंटर रेडियस फॉर्म में y के प्लेस पे y minus y1, x के प्लेस पे x minus x1। थर्ड केस लिया कि अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट दे रखा है तो पैरामेट्रिक फॉर्म की टेंजेंट इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज कि इसमें अपन अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 करके लिख लेते हैं। फ्रॉम अ गिवन पॉइंट मैक्सिमम हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। एक सर्कल तो फिक्स गिवन है और एक पॉइंट कोई है, वेरिएबल पॉइंट है, वो कहीं भी लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट से? 2 कितना? 2 2 टेंजेंट्स। और मिनिमम? मिनिमम 0 आ जाएगा। तो देखो ये जो है नंबर ऑफ टेंजेंट वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट में अब एक तो ये है कि चलो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि एक टेंजेंट तो इस तरह से कुछ बन जाएगी और एक टेंजेंट इस तरह से कुछ बन जाएगी, ठीक है। अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर पॉइंट इनसाइड द कर्व है तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, 0 टेंजेंट आ जाएगी। और ये जो नंबर ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन है, यही चीज हम आगे डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या कि कोई सा भी एक, जैसे ये हाइपरबोला है, अब इसमें ये रीजन मान लो ए रीजन है और ये वाला जो है ये बी है। तो इसमें से ए रीजन या बी रीजन में से कौन सा इनसाइड का रीजन है, कौन सा आउटसाइड का रीजन है, ये डिसाइड करने के लिए जो बेसिक अप्रोच है वो यही है कि वो पोर्शन, वो रीजन जिससे गिवन कर्व पे एग्जैक्टली हाइपरबोला एक सेकंड डिग्री कर्व है, तो जितने डिग्री का कोई कर्व होता है ना, मैक्सिमम अपन उतनी ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सभी लोगों को अभी तक तो सेकंड डिग्री कर्व वर्ड का मीनिंग भी समझ आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी वाला जो नहीं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये कर्व एक सेकंड डिग्री का जनरल कर्व है। और सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इसी से ही बनते हैं। तो ये ऑल कर्व्स आर सेकंड डिग्री कर्व्स। किसी भी कर्व पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑलवेज उतनी ही होंगी जितना उस कर्व की डिग्री है। और हाइपरबोला भी एक सेकंड डिग्री कर्व है, तो उसमें मैक्सिमम अपन 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके इनसाइड या आउटसाइड का रीजन क्या होता है कि वो रीजन जिससे हम एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं वो है आउटसाइड का रीजन। वो रीजन जिससे हम एग्जैक्टली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो है ऑन द कर्व, एंड जिससे 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो है इनसाइड द कर्व। तो यहाँ पे अगर अपन कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से हम इस पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये आउटसाइड है हाइपरबोला के लिए, और यहाँ से कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, तो ये इनसाइड का रीजन है।
यही चीज पैराबोला के लिए डिफाइन की है। तो जो भी ओपन कर्व्स होते हैं, ओपन कर्व्स में हम आउटसाइड इनसाइड इस तरह से डिसाइड करेंगे। जो क्लोज्ड कर्व है जैसे कि इलिप्स है या सर्कल है, इसमें तो अपन को पता ही है कि ये इनसाइड का है और ये आउटसाइड का है, बिकॉज क्लोज्ड कर्व्स हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि अगर कोई सर्कल है तो उस पे हम कोई एक गिवन पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा होगा। अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो 1 टेंजेंट, और पॉइंट इनसाइड द कर्व है तो 0 टेंजेंट। अब इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स आएंगी? तो उसके लिए हमने अभी जो पॉइंट्स जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन ऐसे थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे a तो सर्कल का रेडियस है, मान लो सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 होता, तो a के प्लेस पे तो 6 आ जाएगा। अब कोई भी एक पॉइंट हम रैंडम पॉइंट ले रहे हैं, तो लेट्स से दैट पॉइंट इज इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो अगर हमने x कोऑर्डिनेट को मतलब कुछ भी 4 ले लिया, तो y कोऑर्डिनेट नहीं, सर्कल पे लाइन नहीं करा रहे हैं अपन, अगर तो हमने उस पॉइंट को 3,5 ले लिया जो सर्कल पे लाइन नहीं कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट से चेक करें कि इस पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस 6 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसे बनेगा। इसको लिखा 5 माइनस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की भी स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा 36 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो ये m में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, और m में जो क्वाड्रेटिक है उसका d या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा या नेगेटिव होगा। तो m की क्वाड्रेटिक के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर्स आएंगे, ओनली 1 आंसर आएगा, दैट इज 2 रियल एंड इक्वल आंसर्स आएंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो अगर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए तो इसका मतलब तो हमें टेंजेंट के 2 आंसर्स मिल जाएंगे, m की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ओनली एक ही आया तो एक ही आंसर मिलेगा, और इस केस में 0 आंसर मिलेंगे। तो जब भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा ऑलवेज d नेगेटिव आएगा, जब भी पॉइंट ऑन द सर्कल होगा ऑलवेज d इक्वल टू 0 आएगा, और आउटसाइड वाले केस में ऑलवेज d पॉजिटिव आएगा। तो जितने डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सेंस अब m में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो m के मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट आंसर्स ही आ सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि सर्कल पे मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो हमने डिस्कस किया, ये उन टेंजेंट की इक्वेशंस को फाइंड करने का मेथड भी है। मैं इस पे वापस से आऊंगा, लेकिन पहले जो अपन ने अभी तक नोट किया है पहले उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमने बोला एक सिंपल सा पॉइंट कि अगर अपन को एक सर्कल दे रखा है और सर्कल पे ही कोई एक पॉइंट बता रखा है, एक फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point P, and let's say point P is 4 comma minus 1 on the circle which is x square y square 30x 6y 109, x square plus y square minus 30x plus 6y plus 109 equals to 0। तो यहाँ पे अभी हमको ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वेदर दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और नॉट, बिकॉज क्वेश्चन ने बता रखा है कि दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल, और हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम डायरेक्टली t इक्वल टू 0 से फाइंड कर सकते हैं। तुम लोग लिखो t इक्वल टू 0 का एक्सप्रेशन, सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर बताओ। ये चेंजेस करना है, तो ये चेंजेस करने के बाद फिर सिंपलीफाई करने के बाद फाइनल आंसर एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, वो आंसर तुम्हें बताना है।
अगर कोई कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा है तो डिस्कस करो। चेंजेस में हमने बोला कि ये वाले चेंजेस करने हैं, और इन दिस केस x1 is 4 and y1 is -1। जो 30x लिखा हुआ है इसमें से बनेगा 2x को अलग किया तो 15 इंटू 2x हो गया, एंड 2x के प्लेस पे हम x प्लस x1 रिप्लेस करेंगे तो दैट बिकम्स दिस। ऐसे ही 6y को हमने 3 इंटू 2y लिखा तो ये हो जाएगा 3 इंटू y प्लस y1 और कांस्टेंट एज इट इज। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मान लो 5y लिखा होता तो हम फिर 5/2 टाइम्स 2y लिख के और 2y के प्लेस पे y प्लस y1 रिप्लेस कर लेते। ठीक है, तो ये सारा कुछ सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन रहा है, -15x प्लस 4x यानी कि -11x, 3y माइनस y 2y, 63, 109 माइनस 63 46। तो ये कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके t इक्वल टू 0 अप्लाई करने वाले से मेथड से टेंजेंट की इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? बट अगेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि दिस मेथड इज वैलिड ओनली व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। ठीक है, अगर ऐसे कुछ होता कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, तो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब क्लियर है कि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज अपन चेक भी कर सकते हैं, जब पॉइंट को सर्कल के एक्सप्रेशन में पुट करके S1 फाइंड करेंगे तो ये 16 माइनस 25 माइनस 16 इक्वल टू 0 से इक्वल टू 0 नहीं, को सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और ये अगर नेगेटिव है दैट मीन्स पॉइंट, एक मिनट, ये प्लस है तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, ऑल्दो हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन के स्टेटमेंट ने ही अपन को क्लियर किया हुआ है कि पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो हमें ये तो बताइए कि अब दो टेंजेंट के आंसर्स आएंगे। हमने भी डिस्कस ही किया कि अगर पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल देन देयर विल बी 2 टेंजेंट्स। तो ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने का मेथड क्या है, उसके लिए हम स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे कि लेट द टेंजेंट बी। देखो टेंजेंट क्या है, एक लाइन है और लाइन के लिए अपन को पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट तो क्वेश्चन ने बता ही रखा है, बस स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कंसिडर कर लिया कि लेट द टेंजेंट बी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। समझ आ रहा है, y इज इक्वल टू mx क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल है तो y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। और ये टेंजेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4,5 4,5 से पास किया तो 5 माइनस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस
4 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. Squaring की this becomes 16m square minus 40m plus 25 is equal to 4. 4 की भी स्क्वायरिंग हो जाएगी तो this becomes राइट साइड में 16 प्लस 16m स्क्वायर. ठीक है, अब एक बार सभी लोग इंपॉर्टेंट चीज देखना कि हमने कहा कि जब भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है हमें m के 2 डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर मिलने चाहिए. यानी कि m में एक क्वाड्रेटिक बननी चाहिए विद d ग्रेटर देन 0. अभी इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैंने डेटा लिया है उसमें अपन दो चीजें कवर कर रहे हैं. एक तो कि इस टाइप के क्वेश्चन का मेथड क्या होता है, एंड सेकंड अगर तुम इन दिस केस ऑब्जर्व करो तो 16m स्क्वायर का जो टर्म है वो बोथ साइड से कैंसिल हो रहा है. तो m का सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है 40m इज इक्वल टू 9. दैट इज m इज इक्वल टू 9/40. बट अगेन कि हमने ये पहले ही चेक कर लिया था कि पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल तो डेफिनेटली m के 2 आंसर्स आने चाहिए. बट कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, मतलब एक तो ये होता कि 16 दोनों साइड मान लो लेफ्ट साइड में ऐसे कुछ आता कि 13m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 16m स्क्वायर. तब तो m में एक क्वाड्रेटिक आ जाती है और m के 2 आंसर आ जाते, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, इन दिस केस हमने कहा कि m स्क्वायर वाला टर्म सिंस कैंसिल हो गया तो हमें m का एक ही आंसर मिल रहा है. तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इन दिस केस m का एक आंसर तो ये 9/40 हो जाएगा. m के सेकंड आंसर को ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज हमें इंफिनिटी लेना है, क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया कि इंफिनिटी स्लोप जो है वो डिफाइन नहीं होता लेकिन लाइन तो डिफाइन होती है. तो लाइन तो हम, और यहाँ पे अपन को लाइन ही चाहिए तो हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, लेकिन m को हम इंफिनिटी ले क्यों रहे हैं, बिकॉज इंफिनिटी वाला आंसर कभी भी किसी भी रियल इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं आ सकता. ठीक है, इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन मैं अभी बता रहा हूँ. बट पॉइंट इज कि m स्क्वायर जब भी कैंसिल हो जाए और हमने ये पहले ही एंश्योर कर रखा है कि पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल तो वी शुड गेट एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m. और m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, m का मैथमेटिकली एक ही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड आंसर मस्ट बी इंफिनिटी. इफ सेकंड आंसर इज इंफिनिटी देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स यहां लिख रहा हूं. तो पॉइंट तो ये है 4,5 तो हम बोलेंगे कि देन टेंजेंट 1 फर्स्ट टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 एंड सेकंड टेंजेंट इज सिंस स्लोप इज इंफिनिटी तो लाइन वर्टिकल लाइन हो जाएगी. देखना सेकंड टेंजेंट का आंसर x इक्वल टू 4 समझ आ गया, बिकॉज ऑल वर्टिकल लाइंस all lines parallel to y axis can be taken as x is equal to constant and this line is passing through point 4,5. तो x is equal to constant को 4,5 से पास कराया तो constant की वैल्यू 4 आ गई. तो ये अभी इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आ गए. बट अभी मैं स्लोप इंफिनिटी क्यों ले रहे हैं उसका एक बार एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. बट ये देखो कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन अभी क्लियर है. सॉल्यूशन में 2 पॉइंट्स थे. फर्स्ट पॉइंट कि व्हेनेवर पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल तो हमें 2 टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए मेथड क्या अप्लाई करना है. तो हम पहले उस सर्कल का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे. उस इक्वेशन को गिवन पॉइंट से पास करा के m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी. m की क्वाड्रेटिक के जो 2 आंसर्स आएंगे उन दोनों m को यूज करके और गिवन पॉइंट को यूज करके पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे. ठीक है, सेकंड थिंग कि जब भी m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो हमें m2 को इंफिनिटी लेना है. और इस क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन क्या कि अगर हम प्रॉपर xy प्लेन में सर्कल बनाते हैं तो सर्कल वाज गिवन दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16. That means this point is 4,0. जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 4,5. तो अगर अपन डायग्राम से जाएं तो एक टेंजेंट तो कुछ ऐसे बनेगी जो इस पॉइंट से पास कर रही है और एक टेंजेंट ऐसे बनेगी और इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो इंफिनिटी आ रहा है. इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो 9/40 जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव स्लोप.
तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन आ रही है, इस वजह से टेंजेंट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके m नहीं मिला था अपन को, तो हमने m2 को इंट्रोड्यूस कर लिया था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में कि ये इंपॉर्टेंट है, अब तुम आगे से ध्यान रखना कि जो m के आंसर्स आ रहे हैं, मान लो दोनों फाइनाइट आ जाते हैं या कैसे भी है, हम इन m के आंसर्स को यहां पुट करके हमारे टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड नहीं कर रहे हैं। कर सकते थे, बट इन दिस केस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ प्लस माइनस साइन है, तो प्लस माइनस साइन की वजह से अब जैसे m का आंसर 9/40 यूज करोगे तो 2 आंसर्स आ जाएंगे। मान लो m2 का दूसरा आंसर मान लेते हैं 3/5 आ रहा होता, तो 3/5 यूज करते तो 2 मोर आंसर्स, यानी कि टोटल 4 आंसर्स मिल जाते। जबकि हमें क्लियर है कि आंसर तो 2 ही आने चाहिए, 4 आंसर आ क्यों रहे? बिकॉज क्वेश्चन ने एक सर्कल दे रखा है। अगर हमने m 9/40 फाइंड कर लिया तो टेंजेंट एक तो ये वाली टेंजेंट मिल रही है और एक ये वाली टेंजेंट मिल रही है, और ऐसे ही m के दूसरे आंसर्स के लिए लेट्स से एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट, तो इस तरह से अपन को 4 डिफरेंट आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर हमने वहां पुट किया तो प्लस माइनस की वजह से 2 इंटू 2 4 आंसर्स मिल रहे हैं, जबकि ओनली 2 आंसर्स आने चाहिए थे। तो अगर हम ये चारों आंसर्स फाइंड करें तो फिर हम इस तरह से फिर करना पड़ेगा कि वो आंसर्स जो गिवन पॉइंट 4,5 से पास कर रहे हैं ओनली उन्हीं आंसर्स को एक्सेप्ट करेंगे, रिमेनिंग आंसर जो हैं जो 4,5 पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं उनको रिजेक्ट करेंगे। बट इस चीज में तुम्हें पहले चारों लाइन की इक्वेशंस को फाइंड करना पड़ेगा, फिर चारों लाइन को पॉइंट से पास करा के चेक करना होगा कि वो पॉइंट से पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट करोगे। तो उससे मच बेटर क्या है कि हमने जब स्लोप के वैल्यूज को 9/40 और लेट से 3/5 ऐसे कुछ फाइंड कर लिया तो स्लोप्स मिल गए और पॉइंट पता है, सीधे ही पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस अगर पॉइंट ऑन द कर्व है, यानी कि एट पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही गिवन है, तब तो हम t इक्वल टू 0 सॉल्व करके टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व है, फ्रॉम द पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम इस मेथड का यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। एंड इन दिस केस इफ पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व देन देयर विल बी एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स। अगर मान लो सर्कल इस तरह से है, यानी कि सर्कल जनरल फॉर्म में गिवन है, तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम पहले सर्कल का सेंटर लिख लेंगे, सेंटर इज इन दिस केस 2,4 एंड देन टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इज अच्छा रेडियस भी लिखना होगा, रेडियस कितना आ रहा है 416 और 3 आ रहा है। टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 प्लस माइनस r रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब हमने सेंटर रेडियस फॉर्म में जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन यूज कर ली, आगे का मेथड सेम है। आगे मेथड क्या है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -2,1 पास कराया, तो 1 माइनस 4 माइनस m टाइम्स -2 माइनस 2 प्लस इक्वल टू 3 रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस लेफ्ट साइड में बन रहा है ये 4m माइनस 3
ठीक है ना, 4m माइनस 3 और रैशनल बन रहा है ये 9 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। यहां तक तो नोट करो और बताओ m के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद m क्या आ रहा है? कोई बताएगा m क्या आ रहा है? भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो। अगर तुम सिर्फ ये खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे ना वीडियो, तो उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। मैंने सही किया है? मतलब कैलकुलेशन वाइज करेक्ट है कि रॉन्ग है? ये मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, ये बताना है तुम लोगों को। Sir, shouldn't M2 be 0? यस, ये तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक कॉमन मिस्टेक है कि हम कई बार m से m कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं करना है। m2 इन दिस केस इंफिनिटी नहीं आएगा, 0 आएगा। और इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोग कैलकुलेशन करना। तो इन दिस केस दिस बिकम्स 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 24m, दैट इज m इंटू 7m माइनस 24 इक्वल्स टू 0, दैट इज m इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 24/7। तो यहाँ पे हमें m के 2 डिस्टिंक्ट आंसर्स मिल रहे हैं। तो पॉइंट क्वेश्चन ने ये बता ही रखा था। तो टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट 1 तो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। m 0 है तो राइट साइड का पूरा 0 हो गया। सेकंड टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अरे एक मिनट, मैंने ये गलत लिख दिया। इन दिस केस y माइनस 1 है, इन दिस केस भी y माइनस 1 है और x प्लस 2 है। ठीक है, तो 24x माइनस 7y इक्वल टू -20 -48 -7 -55। ये इस तरह से 2 आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर कोई सर्कल जनरल सर्कल की फॉर्म में गिवन है, तो हमने उस सर्कल को सेंटर रेडियस फॉर्म में लिख लिया या फिर ओनली सेंटर एंड रेडियस लिख लिए। देन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 प्लस माइनस r रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। टेंजेंट का यूज करके उस लाइन को गिवन पॉइंट से पास करा के m में क्वाड्रेटिक बना ली, m को सॉल्व कर लिया, m के 2 आंसर जो आए उनको और गिवन पॉइंट को यूज करके लाइन के 2 आंसर्स आ जाएंगे।
ठीक है। हमने भी डिस्कस भी किया था कि जनरल कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी कर्व है, उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है ये, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल। ये तो है जनरल कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल। बट इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल जो है अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल ऑलवेज सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन हो जाएगी। तो सर्कल के केस में नॉर्मल हमेशा एक सिंपल सा चीज है, क्या है कि एनी लाइन पासिंग थ्रू center of a center of given circle is normal of that circle। ठीक है, तो एग्जांपल की find equation of circle, find equation of normal of circle x square plus y square minus 3x minus ये इसको अपन 8x minus 6x plus 12y minus 7 equal to 0, which passes through point -1, 2। ये पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल कहीं भी लाई कर जाए, मैटर नहीं करेगा, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सर्कल फिक्स है, ये सर्कल का सेंटर फिक्स है। अब ये जो पॉइंट दे रखा है -1, 2 वाला पॉइंट, ये यहाँ होगा तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बता देनी है। अगर यहाँ भी होगा तो भी सेम लाइन है, यहाँ भी होगा तो भी सेम लाइन है। तो पॉइंट सर्कल के इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल कहाँ लाई कर रहा है ये मैटर नहीं करेगा। तो ये C है और लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो P इज -1, 2 एंड C इज 3, -6। तो स्लोप ऑफ PC इज y2 y1 अपॉन x2 x1। तो ये आ गया 3। इक्वेशन ऑफ PC ये आ जाएगा y minus y1 is equal to m times x minus x1। ठीक लिखा है ना, y minus y1 is equal to m times, नहीं मैंने स्लोप गलत लिखा है। स्लोप ऑफ PC is y2 minus y1 that is -6 minus स्लोप -6 -2 अपॉन 3 + 1। तो स्लोप जो आ रहा है वो -2 आ रहा है। ठीक है, स्लोप जो आ रहा है वो -2 आ रहा है। तो लाइन की इक्वेशन 2x + y = 0 आ रही है सॉल्व करने के बाद। तो सर्कल के केस में नॉर्मल जो है वो एक सिंपल सा कंसेप्ट है और इसीलिए सर्कल के केस में नॉर्मल पे कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। और जो मैंने कहा था कि हम कोनिक सेक्शन में 60-70% पोर्शन तो सेम जो हमने सर्कल में पढ़ा है वही यूज करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और वो थोड़ा बहुत डिफरेंट क्या है, उनमें से एक तो हम कोनिक सेक्शन में नॉर्मल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कुछ भी और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर्कल में, बट वहां पे इतना सिंपल प्रॉपर्टी नहीं बनता है, तो डिटेल में नॉर्मल को अपन डिस्कस करेंगे। और टेंजेंट का, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, पेयर ऑफ टेंजेंट का, ये सारा का सारा कंसेप्ट सेम ही है जो हम सर्कल में भी पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन ने सर्कल पे कॉर्ड और टेंजेंट की बात की है। अब अगर ये बोला जाए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट
कि अपन को एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, और ये वाला पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। तो हमने ये भी बोल दिया कि ठीक है, इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनेंगी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। तो ये 10th क्लास तक हमने डिस्कस कर रखा है कि दोनों जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ पी ए और पी बी जो है वो इक्वल होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हमें इस लेंथ को फाइंड करना है कि ये लेंथ अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सर्कल का सेंटर है, तो लेंथ को फाइंड करने के लिए हम अपन को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, और सर्कल की रेडियस पता है। तो समझ आ गया पी ए डिस्टेंस कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अगर सर्कल जनरल सर्कल है तो पी सी स्क्वायर विल बी x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर, एंड AC square is AC is radius, तो AC is root over g square plus f square minus c, तो AC square will be without root g square plus f square minus c। ये सारा कुछ ओपन करेंगे तो दिस बिकम्स x1 square plus y1 square plus 2g(x1) plus 2f(y1) plus c। तो देखो ये पावर ऑफ पॉइंट S1 के इक्वल आ गया, पी ए का स्क्वायर आया S1 के इक्वल, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू रूट ओवर S1। ठीक है, देखो जैसे ये सर्कल के आउटसाइड पॉइंट पी है जो हमने अभी x1 y1 लिया था, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल, तो रेडियस भी अपन को पता होगा। ये ए और बी पॉइंट्स हैं जिन पे पी ए एंड पी बी टेंजेंट जो है वो टच कर रही हैं। तो पॉइंट ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, एंड पी ए और पी बी उनकी लेंथ है। पीसी के पीसी लाइन के अबाउट ये डायग्राम कंप्लीटली सिमेट्रिक है, ये राइट एंगल है यहाँ पे, ये राइट एंगल है यहाँ पे। तो एक चीज तो क्या कि जो ए बी लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ए एंड बी आर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को अपन ने बोला है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कंबाइंड इक्वेशंस या इक्वेशन ऑफ लाइंस PA and PB is called pair of tangents। ठीक है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद T इक्वल टू 0 आती है। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आती है। और ये जो नोटेशन हमने यूज किया है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एस सर्कल की इक्वेशन S इक्वल टू 0 में लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है, S1 पावर ऑफ पॉइंट है, और T जो अभी डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को x(x1) y(y1) से रिप्लेस करेंगे, 2x और 2y को x प्लस x1 y प्लस y1 से रिप्लेस करेंगे, वो एक्सप्रेशन है। तो हमने अभी इस पेज पे 3 फॉर्मूले लिखे हैं। एक तो है लेंथ ऑफ टेंजेंट का विच इज रूट ओवर S1,
Second is equation of chord of contact, that is t equal to 0. And third is equation of pair of tangents, that is ss1 equal to t square. अब इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट तो हमने जस्ट अभी डिराइव किया ही है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशंस कैसे बनी ये अपन एक बार देख लेते हैं. कि हमारे पास इंफॉर्मेशन में तो ओनली सर्कल है और पॉइंट है. सर्कल अगर इक्वेशन गिवन है तो हमें सेंटर फाइंड कर लिया, हमने रेडियस फाइंड कर ली. ठीक है, हमें ये लाइन की इक्वेशन चाहिए. हमने पॉइंट पी के हेल्प से अभी जो लास्ट में इक्वेशन किया था, तो हम पी ए और पी बी लाइन की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से जो टू टेंजेंट्स बनेंगे स्लोप वाले मेथड से. तो हमने पी ए और पी बी लाइन की इक्वेशंस फाइंड कर ली. अगर हमें पी ए एंड पी बी लाइंस की इक्वेशंस पता है, सर्कल का सेंटर पता है, तो सर्कल के सेंटर से इन लाइंस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे. तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स यानी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो ए बी लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगी. तो ये तो काफी लेंथी सा मेथड है जिससे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं. बट एग्जाम में हमें क्या करना है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली हम t इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. अब ये कंफ्यूजन होगा कि t इक्वल टू 0 तो हमने कुछ देर पहले टेंजेंट की इक्वेशन को लिखा था, अब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लिख रहे हैं. तो वो देखो ऑब्वियसली टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आर टू डिफरेंट लाइंस, बट दोनों की इक्वेशन एक्सप्रेशन वाइज सेम बन रही है. बट एक मेन डिफरेंस अभी भी है कि इफ द गिवन पॉइंट p x1 y1 is lying on the circle, then t equals to 0 gives tangent. If point p x1 y1 is outside of the circle, then t equal to 0 gives chord of contact. ये वाली लाइन. तो अगर p आउटसाइड द सर्कल है तब तो हमें ये लाइन की इक्वेशन मिलेगी, और अगर p ऑन द सर्कल है तो हमें ये लाइन की इक्वेशन मिलेगी. तो इक्वेशन दिखने में तो सेम है t इक्वल टू 0, बट ज्योमेट्रिकली वो अलग अलग लाइंस आएंगी p की पोजीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पी ए एंड पी बी, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट. ये वही है कि हमने अभी इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को सेपरेटली फाइंड किया था. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें पेयर ऑफ टेंजेंट यानी कि एक सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन मिल जाएगी. पेयर ऑफ लाइंस ही तो है ये, टेंजेंट्स आर लाइंस, तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी. वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन डायरेक्टली हम अब इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि ss1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. एंड अगेन इस फॉर्म में लिखने का पर्पस यही है कि ये दोनों पॉइंट्स एज इट इज पैराबोला, सर्कल और हाइपरबोला के केस में एप्लीकेबल है. जैसे कि अगर अभी तो अपन सर्कल की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे पैराबोला की इक्वेशन ऐसे कुछ गिवन है कि y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट दे रखा है -2,5 और बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट से इस पैराबोला पे जो दो टेंजेंट्स बनेंगी उन टेंजेंट्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करो. तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी t इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स 5y minus 4 times x minus 2 इक्वल टू 0. समझ आ गई इक्वेशन? y स्क्वायर के प्लेस पे y1 और 2x के प्लेस पे x प्लस x1. तो इस मेथड से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो या सर्कल हो. ऐसे ही ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर अप्लाई करने से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशंस हैं. अब इस डायग्राम में हमने कहा कि पी ए लेंथ विच इज रूट ओवर s1, उसको हम अभी थोड़ी देर के लिए l बोल देते हैं, एंड ए सी लेंथ विच इज रेडियस, इसको अपन ने r बोल दिया. तो सबसे पहला स्टेप ये थीटा बताना है. तो बताओ थीटा कैसे फाइंड करेंगे? पी ए पता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ए सी पता है, तो इन ट्राइंगल पी ए सी tan थीटा इज इक्वल टू r बाई एल. समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इन ट्राइंगल PAC tan थीटा इज इक्वल टू r बाई एल. देयरफॉर
एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू, डायग्राम के अकॉर्डिंग, 2 थीटा, क्योंकि हमने थीटा ओनली ये वाला एंगल बोला है। तो अगर क्वेश्चन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल पूछे तो हम बोलेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू r/l एंड एंगल इज 2 थीटा। सेकंड क्वेश्चन हमसे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB फाइंड करने को बोले तो देखो ये एरिया इज हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा। समझ आता है क्या? तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि एरिया इज हाफ AB साइन C। तो जो दो हम साइड लेंथ यूज कर रहे हैं उन्हीं के बीच का एंगल यूज करेंगे। तो इन दिस केस भी हमने अगर PA एंड PB साइड लेंथ को यूज किया ट्राइंगल PAB में, तो उनके बीच का एंगल 2 थीटा होगा। तो हाफ, और PA एंड PB लेंथ्स आर इक्वल टू L, तो हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। तुम लोग बता सकते हो क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC, अरे बड़ा सिंपल है, half L into R. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ R स्क्वायर साइन 2 थीटा। कैसे कि इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, तो दिस बिकम्स 90 minus theta. This is also 90 minus theta. This whole angle becomes 180 minus 2 theta. और एरिया के लिए जो दो साइड लेंथ अपन यूज कर रहे हैं, हमने साइड लेंथ यूज किया AC एंड BC। AC इज इक्वल टू R, BC इज इक्वल टू R, और इनके बीच का जो एंगल है वो साइन के अंदर आ जाएगा। सिंस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो हमारा एरिया का आंसर हाफ R स्क्वायर साइन 2 थीटा बन गया। PAC ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे क्या क्या PAB is half L square sin 2 theta because PA and PB lengths are L। और अगर और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, PABC जो क्वाड्रिलेटरल है, PACB, इसका एरिया डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC आ जाएगा, दैट इज L इंटू R आ जाएगा। एक लास्ट बनता है, लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि पॉइंट्स PACB are concyclic points. Lying on the circle with PC as diameter। देखना ये वाली बात समझ आ गई क्या? ज्योमेट्री से अगर हमने P और C पॉइंट सभी को समझ आ गए कौन से हैं? PC पॉइंट्स को एक सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट लेके सर्कल ड्रॉ किया तो वो सर्कल डेफिनेटली A एंड B पॉइंट से पास करेगा, बिकॉज A एंड B पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो पॉइंट P, A, C एंड B, दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक पॉइंट्स। तो जेई एडवांस्ड ने क्वेश्चन ऑल पूछा हुआ है इस पे। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ने एक सर्कल की इक्वेशन बता दी और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बता दिए और बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। तो यहाँ पे क्वेश्चन
बड़ा सिंपल था, बिकॉज अगर ये चीज अपन को ऑलरेडी पता है, जो मैंने अभी ब्लू कलर में यहाँ पे मार्क किया है, कि पीएबी ट्राइंगल का सरकम सर्कल वही होगा जो पॉइंट पीएसीबी से पास करेगा। दैट इज वो सर्कल जिसमें पीसी डायमीटर है। तो पीसी डायमीटर है तो उसकी जो इक्वेशन है वो x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी, y माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। डायमेट्र हमने सी वाले पॉइंट को माइनस जी माइनस एफ लिया है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिख लिया अपन ने। ठीक है, तो ये थ्योरी वाइज, ये अभी इस पेज पे जो बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इजीली याद रख सकते हैं अगर हमें इनका रीजन पता है तो हमने यहाँ पे बोला कि ट्राइंगल, मतलब इस डायग्राम में, एक बार मैं इस चीज को क्विकली नेक्स्ट, अभी अपन आज यहाँ तक ही रखेंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो अभी मैंने इस पेज पे लिखा है उसको मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, कि क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सिर्फ ये होगा कि एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, और क्वेश्चन ने या तो बता दिया या फिर हमने चेक कर लिया दैट पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो हम रूट ओवर S1 से फाइंड कर लेंगे, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब कि P और A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इन लेंथ ऑफ टेंजेंट। सेकंड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो वो हम P इक्वल टू 0 से फाइंड कर लेंगे, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज दिस लाइन जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है। थर्ड, पेयर ऑफ टेंजेंट, तो हमने कहा SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये PA और PB लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है। फोर्थ, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो उसके लिए हमने बोला कि अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो पहले हमने थीटा फाइंड किया, तो tan थीटा की वैल्यू r/l आ गई। फिर हम 2 थीटा फाइंड करने के लिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2rl अपॉन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से tan 2 थीटा मिल जाएगा। तो इसका tan इनवर्स लेके जो एंगल आएगा वो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, that is half L square sine 2 theta. Area of triangle ABC is half R square sine 2 theta, and area of triangle PAC is half into L into R. ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB पूछा जाए, या ट्राइंगल ABC पूछा जाए, या ट्राइंगल PAC पूछा जाए, कोई से भी ट्राइंगल का सरकम सर्कल, ये सारे के सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो इस सर्कल में इंस्क्राइब्ड होंगे। तो PAB and C, ये ऑल 4 पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और ये सर्कल कौन सा है, ये इसमें PC को हमने डायमीटर लिया हुआ है। अब सिंस इंफॉर्मेशन में अपन को पॉइंट P बता रखा था और C पॉइंट हमने सेंटर सर्कल की इक्वेशन से फाइंड कर लिया, तो हम डायरेक्टली इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड दिस सर्कल इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PAC, या जो भी यहाँ पे, या फिर क्वाड्रिलेटरल PACB, इन सब का ये सर्कम सर्कल है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस इस इंफॉर्मेशन से कि एक सर्कल है और एक पॉइंट है से बन सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में मैंने डिस्कस किया सर्कम सर्कल वाला, ये जेईई एडवांस ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी आज यहां तक ही रखते हैं। एक बार ये सारे नोट्स को रिवाइज कर लेना, और कोई डाउट हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और जो अपना लास्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इसका तुमने होमवर्क अभी कर लिया क्या? क्योंकि अपनी आई बिलीव नेक्स्ट वीक भी एक डाउट क्लास होगी, तो उस डाउट क्लास में भी हम अभी स्ट्रेट लाइन का ही डिस्कशन करेंगे, बिकॉज लास्ट 2 डाउट क्लासेस में कोई बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया नहीं था, तो या तो एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे या जो भी है, तो अब तुम्हारे एग्जाम्स भी आई बिलीव ओवर हैं,
तो अभी स्ट्रेट लाइन का होमवर्क प्रॉपरली कर लेना, बिकॉज जब तक अपन होमवर्क नहीं करते हैं हमें चैप्टर समझ नहीं आता है। चाहे कितनी ही फीलिंग आ जाए कि नहीं चैप्टर समझ आ गया, बट तुम जब क्वेश्चंस करोगे तो ही एक्चुअली वो चैप्टर समझ आता है, पर्टिकुलरली मैथ्स में। तो होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? No, sir. चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय। Thank you. Thank you, sir.